1 जुलाई से जीएसटी भले ही लागू हो गया हो, लेकिन इसकी असली अग्नि परीक्षा तब शुरू होगी जब लोग अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर देंगे, इनवॉइस अपलोड करना शुरू कर देंगे, और इन सब की जिम्मेदारी होगी या फिर सारी व्यवस्था सुचारू तरीके से चले, इसकी जिम्मेदारी होगी जीएसटीएन के ऊपर। और इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार जी। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। धन्यवाद। अब 1 जुलाई से अब तक कोई शिकायत तो बड़ी आई नहीं, ना तो कोई बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है, हर कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा है। लेकिन मैं आपसे इंटरव्यू करने से पहले कई लोगों से बातचीत की, टैक्स एक्सपर्ट से बातचीत किया, कारोबारियों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि देखिए अब तक ठीक है, लेकिन जब हमारा नाता रिश्ता सरकार से पड़ेगा, सरकार यानी जीएसटीएन से पड़ेगा, जहां जाकर रिटर्न फाइल करेंगे या फिर बाकी चीज़ें करेंगे, तो वहां पे किस तरह का अनुभव होता है, ये काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि 1 जुलाई से लेकर अब तक आप किस तरह का हलचल देख रहे हैं, किस तरह की आपकी एक्टिविटी रही, क्या परफॉर्मेंस रहा है जीएसटीएन की तरफ से? मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। 8 नवंबर को जब हमने एनरोलमेंट शुरू किया, बेसिकली जो हमारा रजिस्ट्रेशन था, आज जो हमारे उस समय में वैट, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स में थे, और वहाँ से करके आज तक हमने 67.11 67,11,000 जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर थे उनको हमने ले आए। 25 जून से हमने नए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए, जिसके तहत 1,60,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो ये हमारे 3 मेन फंक्शन है जो जीएसटी पोर्टल पे जो हमारी जिम्मेवारी है। पहला है रजिस्ट्रेशन, जो उसकी आपने दी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है टैक्स पेमेंट का। आपको बताकर मुझे खुशी हो रही है कि 25 के 25 बैंक जिसको भारत सरकार ने अप्रूव किया है, उनके साथ पेमेंट भी आनी शुरू हो गई सरकार खजाने में। पेमेंट आनी शुरू हो गई, इसका मतलब क्या माना है? जीएसटी के तहत जो टैक्स लोग चुका रहे हैं वो टैक्स मिलना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने जो अपना टैक्स पेमेंट शुरू कर दिया है ऑलरेडी। 25 काम कर रहे हैं और रियल लाइफ एनवायरनमेंट भी हो चुका है। तो 2 हो गए। आपने जैसा कहा कि तीसरा, हम भी मानते हैं कि सबसे बड़ा काम वही है, क्योंकि आज जैसे रिटर्न फाइल होता है और कल जैसे होगा, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आपको जैसे पता हो कि 9 राज्यों में इनवॉइस लेवल डेटा ली जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप अपनी सप्लाई यानी सेल्स रिटर्न और परचेज दोनों देते हैं। तो एक रिटर्न देते हैं, उसके साथ एक सप्लाई का एनेक्सर होता है, एक परचेज का एनेक्सर होता है। उसके बाद कंप्यूटर उसकी मैचिंग कराता है। अब एक ही इनवॉइस मेरी, अगर मैं सप्लायर हूँ तो मेरी होगी, मेरी सप्लाई में होगी और आपकी परचेज में होगी। अगर आपने उसमें एक भी थोड़ी गलती कर दी, चाहे वो आपने एक हल्का अपना ब्लैंक स्पेस भी डाल दिया, तो कंप्यूटर दोनों को मिसमैच कर देगा। नंबर लिखने में गड़बड़ होता है कि मान लीजिए आपने लिखा इनवॉइस नंबर 1234 और आपने टाइप कर दिया 1243, वो भी अलग हो जाएगा। सामान जो जिस दिन गया और जिस दिन रिसीव होगा वो भी अलग अलग होता है, तो डेट्स में भी फ़र्क हो जाते हैं। और फिर कई सारी चीज़ें जैसे कि कार्टेज है, ये वो भी एक लोग उसमें फ़र्क हो जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जब इन्होंने देखा, जो हमारी 5 साल की एक्सपीरियंस है इन 9 राज्यों में, कि काफ़ी हद तक गलतियाँ होती हैं। और एक सबसे बड़ा होता है क्या कि मैंने 30 तारीख को एक सामान आपको बेचा, आपको मिला 1 को। मैंने 30 जून को बेचा, आपको मिला 1 जुलाई को। मेरे जून के रिटर्न में जाएगा और आपके जुलाई के रिटर्न में जाएगा, तो मेरे जून में आपके मैच नहीं करेगा और आपका जुलाई में मेरे मैच नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के सिस्टम है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इसकी एक लॉ कमेटी, जो ऑफिसर्स कमेटी थी, उन्होंने ये किया कि हम इसमें सिर्फ टैक्स पेयर को सप्लाई डेटा करेंगे। जो आज हम सेल्स एनेक्सर देते हैं ना, वो उसका नाम दे दिया GSTR1। आप वो डालिए और उसमें बायर का टिन दीजिए। सिस्टम जो है उसको बायर के हिसाब से उसकी परचेज, हर कोई बायर भी है, सेलर भी है, जो B2B सेल करते हैं। मैं रिटेलर्स की इसमें से हटा देता हूँ, जो कि बहुत बड़ी संख्या है और उनके बारे में आगे बात करूँगा मैं। तो सिस्टम में आपने GSTR1 डाला, इनवॉइस डाली और वो उसको परचेज रिटर्न बना देगा। परचेज रिटर्न आपने आके उसको एक्सेप्ट करना है या मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और अगर सप्लायर भूल गया है कोई चीज़, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। और इन दोनों के बेसिस पे सब तीसरा निकलेगा। अब आपका कहना है कि सब कोई, जैसा कि आम होता है कि अगर कैसे इसको फाइलिंग करेंगे। आज कई सारे राज्यों में ऐसा होता है कि परचेजर वैट का अमाउंट रोक लेता है, मतलब अभी 30 जून तक होता था। हालांकि इस पे आने से पहले मैं एक चीज़ पूछूंगा, क्योंकि मैं इसी जो इनवॉइस मैचिंग वाली आपने बात बताई, उसमें जिन जिन राज्यों में अभी लागू, जैसे गुजरात, कर्नाटका, यूपी जैसे राज्यों में लागू है, तो वहाँ पे जो ट्रेडर्स का अनुभव है, टैक्स वालों का जो अनुभव है, वो काफ़ी गंदा है। तो वो ये भी जानना चाहते हैं कैसे उससे बेहतर होगा। हालांकि कुछ आपने बताया कि ये चीज़ें हमने रखेंगे, लेकिन जो अभी दिक्कत आ रही है इन राज्यों में इनवॉइस मैचिंग में, वैट के मामलों में, ये दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, कैसे सुनिश्चित करेंगे इसको? हाँ, इसको करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका इसमें किया गया कि आप अपने सेल्स से अपने डेटा दे दी। कंप्यूटर, मैंने मान लीजिए सेलर हूँ, आप बायर हैं,
तो आपके अपने आ गया और आपने एक्सेप्ट करना है। सेल किसके बीच होती है? एक सेलर और एक बायर के बीच में। इनवॉइस एक ही अपलोड होगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो दूसरे को एक्सेप्ट कर बनाने इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम ही जनरेट मैंने आपको सामान बेचा, हमने इनवॉइस दे दिया, आपका इनवॉइस अपने आप जनरेट होगा। मेरा परचेज इनवॉइस जनरेट हो गया, मैंने उस परचेज डेटा जनरेट हो गई, मैंने उसको एक्सेप्ट करना है, वो अपने आप इनवॉइस में तब्दील हो जाएगा। इनवॉइस में, इनवॉइस डेटा परचेज डेटा में आ जाएगा। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। अभी क्या होता था वैट में कि जो बायर है कई सारे जगहों में, जो मुझे ट्रेड के लोगों ने बताया, वैट का अमाउंट रोक कर रख लेता था। कहता था महीने की जब रिटर्न फाइल कर दोगे और जब मैं देख लूंगा कि आपने उसको जमा कर दिया, मेरे को इनपुट टैक्स तब मैं आपको दूंगा। यहाँ क्या होगा, सप्लायर रोज की रोज, मैंने आपसे खरीदा 2 तारीख को, मेरे पास माल आया 3 को, आपने 2 को चढ़ाया, इनवॉइस डेटा डाल दी, मुझे इंस्टेंटेनियसली दिखाई दे जाएगा। फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि अच्छा आपने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं आपको रिलीज कर दिया। अब इसके 2 फायदे हैं। एक तो हमारे आपस की जो भी, अगर आप मान लीजिए टैक्स रेट को आप होल्ड करते हैं, उसकी भी एक कॉस्ट है। 1 महीने के लिए अगर आप 18% को होल्ड करते हैं तो काफी अच्छा कॉस्ट मार्जिन है, कैपिटल आपने रोक लिया। हाँ, और दूसरा क्या है कि अगर आप रोज ही रोज चढ़ाएंगे तो आपके जो रिटर्न है 30 तारीख तक आए, और उसने आपने कहा कि जनरेट रिटर्न, आपकी जो समरी होती है, क्योंकि इनवॉइस पहले ही आपने महीने भर। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों से ये कहना है कि अपनी जो B2B सेल है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे एक दूसरे को सेल हो, इसकी डेटा पर रेगुलर इंटरवल पर डालते रहिए, वेट मत करिए अगले महीने के 10 तारीख। लेकिन एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अब जो बायर है वो अपने सेलर से ये कह सकता है कि अब तुम हमारा पैसा मत रोको, क्योंकि अब जो सिस्टम है उसमें दिख जाएगा कि क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है, मेरे टैक्स भरने तक का इंतजार करने से आप जो पैसे 12% 13% रोक ले, तो वो रोकने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, क्योंकि आपने देख लिया ना कि सप्लायर ने चढ़ा दिया, तो सप्लायर ने अगर उसको इनवॉइस डेटा चढ़ा दी, हमें एक्सेप्ट कर रहा है ना कि मैंने ये बेचा और ये मुझे टैक्स मिल रहा है, तो अगर वो चढ़ाएगा तभी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा एज बायर। तो ये ट्रांसपेरेंसी इसमें आ रही है, और इसके कारण क्या होगा, ट्रेड में ये प्रैक्टिस शुरू होगी कि लोग रोज की रोज इनवॉइस डालेंगे। तो रोज की रोज इनवॉइस डालने की बात, लेकिन अभी तक जो सिस्टम है, अभी तक इनवॉइस अपलोड करना भी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनवॉइस अपलोड करने के तैयार बैठी हैं, तो इनवॉइस अपलोड करने के लिए कब से हम GSTN पोर्टल पर जा सकेंगे? हाँ, ये 17 तारीख से शुरू किया जा रहा है, और इसके भी 3 तरीके होंगे। जो छोटा व्यापारी है, जैसे कि रिटेल वाले हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस नहीं करते, तो उनको B2B सेल्स डेटा, इनवॉइस डेटा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो 1 महीने के एंड में 5 रेट हमारे हैं, उसमें ग्रॉस कितना है, टैक्स अमाउंट कितना है, वो भर देंगे, वो सीधा पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। जो बीच के व्यापारी हैं, जो कि बिजनेस टू बिजनेस भी करते हैं, और उनकी अगर 2000, 3000, 4000 इनवॉइस है, और 4000 बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। हमने एक टूल बनाया है जिसको आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिए, और एक्सेल में आप इस डेटा को रखिए। एक्सेल सीट हमने ऑलरेडी 30 जून को रिलीज़ कर दिया है, ये हम 17 जून को, ये भी 17 जुलाई को रिलीज़ करेंगे टूल को। इसको यूज़ करके आप इसको इंपोर्ट करिए, फाइल बन जाएगी, अपलोड कर दीजिए। अब आप कहेंगे हर जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका भी देखिए कि आज कितना 19,000 लाइन आइटम की फाइल 5 MB की बनती है, जो कि 1.5 से 2 मिनट की व्हाट्सएप वीडियो है। अगर आप किसी देश के किसी कोने में व्हाट्सएप वीडियो अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप 19,000 लाइन भी अपलोड कर सकते हैं। तीसरी जो आपने बताया कि जो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जिनके हजारों वेंडर्स हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, इन लोगों के लिए हम लोगों ने GST सुविधा प्रोवाइडर इम्पैनल किए हैं 34 लोगों को। इसमें बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, वो अपने सोल्यूशंस लाके उनको दे रही हैं कि उस केस में क्या है, सीधे उनके सिस्टम से हमारे सिस्टम में डेटा आएगा, तो उनको पोर्टल के थ्रू भेजने की। इसलिए हमने सेगमेंटेशन 3 तरीके से किया है। जो आपके सबसे ज़्यादा सुनने वाले हैं ना, वो रिटेल और मध्यम वर्ग वाले हैं। तो रिटेलर्स के लिए तो बहुत चिंता की बात नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए भी हमने ये एक ऑफलाइन टूल कर दिया, जो छोटे वाले भी यूज़ कर सकते हैं, मध्य वाले। जो बड़े वाले हैं उनको बहुत और दूसरी भी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिकन्सिलिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। PO में माल आया, माल क्या चढ़ा, उनकी गुड्स रिटर्न ज़्यादा होती है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। उनके लिए तो अपनी ERP यूज़ करते हैं, प्लस साथ में ये GSP करेंगे। तो ये तरीका। लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे भी होंगे जो B2B B2C दोनों कारोबार करते हैं। हाँ, करते हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या प्रोविजन? उनके लिए टूल है, टूल हम दे रहे हैं। हाँ, उस टूल में आप बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर दूसरे स्टेट में जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उसमें हर तरह की जो रिटर्न में रिक्वायरमेंट्स हैं सब है।
और ये मेरे आप तो गुजारिश करूंगा कि हमारी एक्सेल शीट को भी थोड़ा दिखाएं दर्शकों को कि क्या है और कैसे है। इनफैक्ट हम जल्दी इसके लिए एडवाइजरी भी निकालेंगे। एक चीज जो मुद्दा आ रहा है वो रिटर्न को लेकर के, रिटर्न फाइलिंग को लेकर सरकार ने कई सारी गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन लोगों के मन में ये घर कर गया है कि रिटर्न भरना काफ़ी जटिल प्रक्रिया होने जा रही है। हालांकि रिटर्न की तारीख आप लोगों ने बढ़ा दी है कि 37 रिटर्न फाइल करना होगा, तो उसको जीएसटीएन की तरफ से कितना ज़्यादा आप सुगम बनाएंगे ताकि लोगों को इस तरह की दिक्कत ना रिटर्न फाइल करने में? देखिए, रिटर्न आपके सप्लाई या सेल्स की का ब्यौरा होता है। आज भी आप इनवॉइस लेवल डेटा रखते हैं अपने पास, आपकी पार्टी वाइज लेजर होती है, चाहे सप्लायर की हो चाहे बायर की हो, उसी की डिटेल इसमें डालनी है। आपका जो सीए और आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो ग्रॉस निकालता है, पार्टी वाइज फिगर्स निकालता है वैट के लिए या 9 राज्यों के लिए इनवॉइस वाइज, वो वहीं से निकालता है। तो कोई नई चीज़ हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये बल्कि आपका काम कम कर रहे हैं। आज जो अभी तक वैट में होता था, आप सेल्स एनेक्सर भी डालते थे और परचेज एनेक्सर भी डालते थे। हम तो कह रहे हैं आप सिर्फ सेल्स एनेक्सर डालिए, परचेज एनेक्सर सिस्टम बना के आपको देगा और जो फाइनल रिटर्न वो भी आपको सिस्टम बना के देगा। तो ये जो 3 के कहते हैं ना, ये थोड़ा एक भ्रांति है लोगों में। मुख्य एक है, जो आपने जितना बेचा वो आप डाल दीजिए, बाकी हम आपको करके आपके बायर्स के लिए या आप किसी और के बायर हैं आपके लिए हम आपको वो बना कर देंगे। तो मतलब हमें 3 रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है जो हम बार बार कहते हैं। हाँ, 3 अलग आपको नहीं बनाना है, एक आपने देना है सिस्टम सब, दूसरा और जो तीसरा पार्ट है वो हम आपको सिस्टम बनाकर आपको। अभी तक का अनुभव कैसा रहा है कि जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आ रहे हैं, कई तरह से जगहों से शिकायतें भी आ रही थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ प्रोविजनल आईडी मिला है, परमानेंट आईडी नहीं मिला है, तो ये सब कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा हमारे लिए? देखिए, जो लोग पुराने टैक्स में थे और उससे आए उनको हमने प्रोविजनल आईडी दिया, और प्रोविजनल आईडी उनका वही है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है। चूंकि हमने काम नवंबर में शुरू किया, जबकि लॉ नहीं आई थी, तो हम उसे जीएसटी नहीं कह सकते थे, तो इसलिए हमने उसको प्रोविजनल आईडी कहा। 67.5। तो उसी प्रोविजनल आईडी को परमानेंट आईडी मान सकते हैं? वही है। और उसके बाद हमने इनकी सारे की प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के उनके डैशबोर्ड पे डाल दिए है। 67 लाख लोगों की उनको हमने ईमेल से भी भेज दिया है। आज सुबह तक हमने 56 लाख को भेज दिया है और आज रात तक बाकी को भी चला जाएगा। उनकी प्रोविजनल आईडी जिसकी प्रिंट लेके अपनी दुकान में लगा सकते हैं और अपने बायर या सप्लायर को दिखा सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन जो हमने शुरू किया, और आपको जैसा मैंने बताया कि 1.58 लाख आज सुबह, मतलब आज दोपहर 2 बजे तक का हमारे पास जो फिगर है वो है। कोई जब नई चीज़ आती है तो थोड़ी लोगों को भी दिक्कत होती है, उनके लिए नया ये होता है। अब जैसे हमने आज तक किसी इनडायरेक्ट टैक्स में डिजिटल सिग्नेचर का प्रावधान नहीं था, सिर्फ इनकम टैक्स में। तो जब लोगों ने किया तो उनको नई चीज़ लगी, थोड़ी इसमें दिक्कतें आई, उसको थोड़ी प्रक्रिया जटिल है। अगर आप भी अगर डोंगल से करें ना पहली बार, जैसे अगर आपने कंपनी एमसीए के इसमें किया हो तो शुरू में दिक्कत आती है, बट एक बार आपने जब इंस्टॉल कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं होती है। लोगों के मन में एक जो आशंका है वो ये है, आशंका कहें कि मन में एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन जब हम रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे तो जीएसटीएन क्या उतना सक्षम है कि इतना बड़ा डेटा का ट्रांजेक्शन, इतने बड़े डेटा का ट्रांसमिशन झेल सके? देखिए, इस चीज़ को डिज़ाइन जब हम कर रहे थे ना, तब हमने सारे स्टेट से भी डेटा लिया था, और उस समय हमारा ये था कि तकरीबन 65 से 80 लाख के बीच में टैक्स पेयर होंगे। और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, अभी हमने 70 भी नहीं क्रॉस किया है, पहला एक। दूसरा, हमने जो डिज़ाइन किया इसके डबल फिगर का किया है। अच्छा, 65 से 70 से डबल हमने फिगर 1.3 करोड़ तक भी अगर टैक्स पेयर आए तो उसके लिए किया, पहला ये। ठीक है। दूसरा, हमने ये जो 9 राज्य जहाँ इनवॉइस लेवल डेटा ली जाती है, इनसे हमने मांगा कि एवरेज नंबर ऑफ इनवॉइस क्या है। वो आता है 127 इनवॉइस, बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस। हमने जो डिज़ाइन किया है वो 400 इनवॉइस लेके किया है। 3 टाइम हमने उसमें बढ़ोतरी की है। वो इसलिए की कि हम तो 9 राज्यों के फिगर पे जा रहे हैं ना, बाकी पता नहीं 27 राज्यों से और क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आएगा, नए और टैक्स पेयर आएंगे, तो ये लेकर किया गया है। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा लोड, इतनी ट्रांजैक्शन। आज हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल करता है, IRCTC ज़्यादा हैंडल करती है। इनकम टैक्स रिटर्न एक बार जब फाइल होती है वो भी इससे ज़्यादा होती है। तो सिस्टम डिज़ाइन अब काफ़ी मैच्योर कर चुका है और हमने इन सारे फैक्टर्स को लेकर किया है। और आज भी इतने सारे लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ जो हिट्स हैं, और जो जितने लोग कंकरेंटली लॉग इन करते हैं, और किसी को ये समस्या नहीं आई कि सिस्टम स्लगिश है या रिस्पॉन्स लो आ रहा है। लेकिन आपने जैसा कहा
कि प्रूफ ऑफ पुडिंग तो खाने में ही है, तो उस दिन आएगा। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा आप और स्पेसिफिक बता सकें कि जो सिस्टम की क्षमता है, अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो पर नैनो सेकंड कितना क्षमता आप मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि यहाँ तक हम कर सकते हैं? दो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कितने सारे लोग एक साथ लॉग इन कर सकते हैं, दूसरा होता है कितने लोग कंकरेंटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इतने लोग आए, कई लाख लोग आ सकते हैं, उसमें से कितने लाख लोग उसको करेंगे। तो इसको निकालते कैसे हैं? हमने इसको डिज़ाइन किया कि हमारा जो तो टोटल बेस है उसके आधे लोग लास्ट डे रिटर्न फाइल करेंगे, आधे दिन भी इतने बजे से इतने बजे करेंगे। फिर उससे हमने निकाला कि 1 घंटे में कितना होगा, पर मिनट कितना होगा, पर सेकंड कितना होगा। इसको लेकर के हमने बनाया। तो हमारी जो ये है कि आधे लोग लास्ट डे आए, लेकिन आपके माध्यम से फिर से मैं लोगों को कहना चाहूँ कि लास्ट डे के लिए ना रुकें। और हमारा डिज़ाइन ऐसा है कि इनवॉइस अपलोड मेन टाइम लगता है। आपने इनवॉइस लोड अगर रोज़ की रोज़ कर दी तो जो GSTR 1 बनना है वो तो आपने बटन दबाया तो वो उसकी सिर्फ वो है, समरी है कि इतने आपके ग्रॉस बिजनेस टू बिजनेस। मतलब महीने के आखिर तक रिटर्न फाइल करने तक ना रुकें, आप डेली इनवॉइस डाल दीजिए ना। तो महीने के अंत में आप बटन दबाएंगे अपने आप 30 खत्म हुआ या 31 खत्म हुआ, 1 2 3 किसी दिन आपने कहा कि क्रिएट GSTR 1, आपके GSTR 1 होगा, आपने फाइल कर दिया, दैट्स इट। तो अगर लेकिन आप कहेंगे नहीं जी मैं 9 तारीख तक वेट करूंगा, 9 को फिर मैं इनवॉइस चढ़ाऊंगा, फिर 10 को फाइल करूंगा, तो वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि मैं आप ही के जवाब से फिर एक सवाल पूछूंगा इसी पे कि आपने एग्जाम्पल दिया इनकम टैक्स रिटर्न का, आपने एग्जाम्पल दिया IRCTC का, तो इन दोनों वेबसाइट में अक्सर शिकायतें आती है वेबसाइट हैंग करने की। इनकम टैक्स रिटर्न वालों को तो हमेशा कई बार इसे दिक्कत हर बार मैंने तो जब भी इस्तेमाल किया इनकम टैक्स वेबसाइट को, मुझे तो कभी, मैं अपनी रिटर्न पिछले कई सालों से ऑनलाइन फाइल करता रहा हूँ और उसमें DST लगा के करता हूँ। और अब तो हमने क्या किया है अपनी इसमें, भारत सरकार ने जो अलाउ किया है, कंपनी और LLP के लिए DST जरूरी है, बाकी सबको EVC कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो इनकम टैक्स में यूज होता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा, आप डालिए, कहानी खत्म। तो उसमें बहुत कुछ आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं। वो सब की E-साइन ये वो, उन्होंने कहा कि ये सिंपल तरीका है, इनकम टैक्स में यूज़ करते हैं, वही इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक मेरे जहन में सवाल उठा कि टैक्स को लेके कई सारे लिटिगेशन और चलते रहते हैं मामले, कोर्ट में या अलग अलग मामले, पुराने मामले निकल कर सामने आते हैं, तो कई बार 8 साल 10 साल पुरानी फाइल निकालनी पड़ती है। तो बैकअप प्लान आपका क्या रहेगा? कितने साल तक का डेटा आपके पास? 7 साल तो डेटा हमें रखना ही रखना है। और उन केसेज में जहाँ कहीं भी कोई अपील हो, वो तब तक रखी जाएगी जब तक वे अपील हाईएस्ट कोर्ट तक जाके ख़त्म ना हो जाए। यही हमारा ये है। आपको एक और चीज़ बता दूं, 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यूटीज़ के लिए, उनका बैकएंड सॉफ्टवेयर भी हम बना रहे हैं जिसमें कि असेसमेंट, अपील, ऑडिट, एनफोर्समेंट वो होगा। तो उनके लिए हमें डेटा तो 7 साल तक रखना ही रखना है। और जो बाकी राज्य हैं, 9 राज्य और CBEC, वो सारी डेटा जो भी हमारे पास आती है वो सारा हम उनको साथ उनको एक पास ऑन करेंगे, वो डेटा वो रखेंगे। लेकिन बाकी डेटा आप 7 साल तक संभाल कर रखेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करें। और कोई मामले आते हैं तो फिर उसको आप आगे, जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता तब तक उसको आप रखेंगे। एक जो मामला और है जो पिछले कुछ दिनों से आया, वो हालांकि बहुत ही नकारात्मक मामला है, लेकिन डर तो रहता है हर किसी के मन में, वो है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कई बार साइबर अटैक के हमले झेलने पड़े अलग अलग संस्थाओं की तरफ से। तो आपको इसको लेकर क्या एक चुनौती दिख रहा है कि नहीं? आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी हमेशा किसी भी सिस्टम प्रोवाइडर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारे लिए भी, और इस चीज़ के हम कॉग्निजेंट शुरू से रहे हैं। तो जैसे हमने डिज़ाइन किया, उसमें सारे पैरामीटर्स को हमने सबसे ध्यान रखा है। ISO 27001 इसकी स्टैंडर्ड है, वो हम पूरी फॉलो करते हैं। जो कोड लिखा जाता है वहीं से शुरू करते हैं कि उसकी स्कैनिंग होती है उस पे कि कोई वल्नरेबिलिटी नहीं रह जाए। उसके बाद जब पूरा एक बना के आपने सॉफ्टवेयर किया, उसकी STQC हमारी टेस्टिंग करती है, उसी के आगे हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप रखा, आपने नाम सुना होगा फायरवॉल और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, बेस्ट इन क्लास हमने इसमें चीज़ें लगाई हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन एक्सेस कर सकता है और कैसे कर सकता है, उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। टैक्स पेयर के डेटा टैक्स पेयर या उसका ऑफिसर वही देख सकता है, तीसरा कोई नहीं देख सकता है। उसके बाद आता है कि जहाँ पे सर्वर्स रखे हैं उसकी एक्सेस कैसे होगी। हमारे जो डेटा सेंटर है हमने 2 जगह किए हैं, एक दिल्ली में है जो टाटा कम्युनिकेशंस के पास है, और एक बेंगलोर में है एयरटेल के पास है। उसमें अगर आप जाएं,
हम लोग भी जब जाते हैं तो हमें पहले इंटीमेशन देनी होती है, सारे ये करते हैं और हमें भी एक लेवल तक ही देख सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। और पूरी तरह से सुरक्षित करके रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसकी सुरक्षा तो मतलब आप जैसे कि कोई एसपीजी प्रोटेक्शन होता है वैसा टाइप का है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चलते चलते प्रकाश जी, अगर हमें ये बता सकें कि अभी से लेकर के जो कह सकते हैं कि 10 अगस्त तक के शुरू होगा असली अग्नि परीक्षा, उसके बीच की तैयारी किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? आप लोगों के लोग किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, हम लोग तो मतलब नई फंक्शनैलिटीज़ हैं, और जैसे आपको बताया कि मैंने जो बैक एंड भी है हमारे टैक्स ऑफिसर 27 राज्यों के, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे सरकार ने कहा है कि 20 अगस्त तक 3B फाइल करना है, जो कि टैक्स पेयर खुद बनाएगा। तो चूंकि ये नया आया है तो उसको हम डिज़ाइन अभी कर रहे हैं, जिससे कि वो हम उनको फंक्शनैलिटी दे सकें। साथ साथ GSTR 1, 2, 3 जो नॉर्मल रिटर्न के ये हैं, वो हमारे जो GSP सुविधा प्रोवाइडर हैं उनके साथ भी हम ये कर रहे हैं, टेस्टिंग उनके साथ अलग से कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया तैयारियां चल रही हैं, जिससे कि हम हर माइलस्टोन पे हम इसको टाइम से डिलीवर करते जाएं। और पहली अग्नि परीक्षा 17 तारीख से शुरू होगी, फिर होगी दूसरी होगी जो अगस्त में 10 से लेकर के 20 तक जब 3B फाइल होगा, फिर इसके बाद 5 सितंबर से हमें 2 महीने के रिटर्न फाइल होंगे। ये सिस्टम काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है हर बड़े सिस्टम को। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। IAS एग्ज़ाम पास करने के बाद वाली। इनफैक्ट मैंने और बड़े IT प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट ये सबसे बड़ा मेरे लिए सबसे बड़ा है। चलिए, हमारे लेकिन उतना ही एक्साइटिंग है। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू।